राइट। कॉशी ऑयलर इक्वेशंस, और इसको हम लोग होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस भी बोलते हैं, जो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी होती है। ठीक है, इस स्पेशल फॉर्म को आज हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। कॉशी ऑयलर इक्वेशन। देखो, अभी आपने जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट पढ़ी है, वो ये होती थी सिंबॉलिकली एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में होती थी, जहाँ पर एफ ऑफ डी कोई डी का फंक्शन ऑपरेटर होता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप लेना चाहो तो डी स्क्वायर वाई माइनस थ्री डी वाई प्लस टू वाई इक्वल्स टू साइन एक्स। ये क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, क्योंकि जो डेरिवेटिव्स हैं ये सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं, यहाँ पर इनके जो कोफिशिएंट है वो क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पर 1 है, देखो कांस्टेंट, यहाँ पर -3। इसीलिए इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को विद कांस्टेंट कहा जाता था। ठीक है, अब क्या होगा? कॉशी ऑयलर में क्या होता है? कॉशी ऑयलर इक्वेशन ये किस फॉर्म की नज़र आती है? देखो, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, अब जो जितना ऑर्डर का यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसके मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो एक्स की पावर 1 आएगी। अगर कहीं पर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म है तो उसके कोफिशिएंट एक्स क्यूब भी ज़रूर आएगा। ठीक है, तो जनरल फॉर्म अगर हम लिखना चाहें, अगर कहीं पर nth ऑर्डर डेरिवेटिव है यानी कि डी एन वाई लिखा है तो उसकी मल्टीप्लाई में एक्स टू द पावर n होना चाहिए। ठीक है, और ए एन कॉन्स्टेंट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस अगर n माइनस वन एथ ऑर्डर का कोई डेरिवेटिव है यहाँ पे, ठीक है, तो उसके मल्टीप्लाई में एक्स की कितनी पावर होना ज़रूरी है? n-1। और प्रोडक्ट में an-1 कोई कांस्टेंट हो सकता है, उससे प्रॉब्लम नहीं है। ये ध्यान रहे, जितने ऑर्डर का यहाँ पर डेरिवेटिव है उसका जो कोफिशिएंट में एक्स की उतनी ही पावर आना चाहिए, उतनी ही ऑर्डर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर d3y होता तो x3 का टर्म आता, यहाँ पर अगर d4y होता तो उसके प्रोडक्ट में कितना आना था? x टू द पावर 4। जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसके प्रोडक्ट में x की उतनी ही पावर आएगी। ठीक है, तो इसी तरह इसको डॉट लिख सकते हैं लास्ट टर्म में a0y। y का कोफिशिएंट आपका कोई कांस्टेंट ही होना चाहिए। ठीक है, इक्वल्स टू क्यू ऑफ x। इसको बोलते हैं कॉशी ऑयलर इक्वेशन। ठीक है, वाई सब पर ऑपरेट हो रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कॉमन लेकर, जैसे हम लिखते थे ये ए एन एक्स टू द पावर एन डी एन प्लस an-1 एक्स टू द पावर n-1 प्लस डॉट प्लस एंड में आएगा कांस्टेंट a0 इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसको एफ ऑफ डी नहीं लिख सकते आप, क्योंकि यहाँ पर एक्स भी इन्वॉल्व है। सॉरी, यहाँ पर कितना आएगा? डी की पावर n-1 भी आएगा, है ना, ऑपरेटर डी टू द पावर n-1 प्लस डॉट डी। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसके मल्टीप्लाई में एक्स की उतनी ही पावर इन्वॉल्व है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप कॉशी ऑयलर इक्वेशन का एग्जांपल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2x³ डी क्यूब माइनस 3x² डी स्क्वायर प्लस x इंटू डी माइनस 3 इंटू वाई इक्वल्स टू x² प्लस 1। तो अगर इसको ध्यान से देखो, आप देखो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के मल्टीप्लाई में क्या है? x की कितनी पावर है? 3 ही है। सेकंड ऑर्डर है तो x की पावर 2 इन्वॉल्व है। ये कांस्टेंट आए, इनकी ज़रूरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर का है तो x की पावर 1 है यहाँ पे, ये होना ज़रूरी है। और यहाँ पर एंड में क्या आएगा? कांस्टेंट इनटू वाई। ऐसे भी दे सकते थे वो आपको क्वेश्चन में, और कैसे दे सकते थे वो? ऐसे भी लिख सकते थे 2x³ नोटेशन चेंज कर देते थे d3y अपॉन dx3। वाई को ऑपरेट कराया अंदर और कैपिटल डी को आपने क्या पुट आउट किया? d अपॉन dx। यही मतलब होता है इसका, माइनस के 3x² d2y अपॉन dx2 प्लस x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 3y। वाई को ऑपरेट करा दिया और डी की वैल्यू पुट आउट कर दी।
इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऐसे भी दे सकते थे। ये जस्ट नोटेशन चेंज किया है आपने, ठीक है। तो इस कॉशी ऑयलर को हम कैसे सोल्व करेंगे, इसका तो मालूम है आपका। इसका जो जनरल सॉल्यूशन आता था वो क्या आता था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल के इक्वल आता था। अब अगर आप इसको भी विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट कर लें तो फिर हम ये दोनों फाइंड आउट करके उसका जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, हाउ टू सोल्व, हाउ टू सोल्व कॉशी ऑयलर इक्वेशन, ठीक है ना। तो जब भी आपको कॉशी ऑयलर इक्वेशन पहचान लोगे आप, तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो उसमें हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे मैं प्रूफ भी दे रहा हूँ। ये प्रूफ आप क्वेश्चन में नहीं लिखोगे, जब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे आगे देखेंगे, बट मैं यहाँ प्रूफ भी दिखा रहा हूँ आपको क्या करते हैं, एक्चुअल में होता क्या है। तो जब भी आपको इस फॉर्म की गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी कॉशी ऑयलर, क्या होती है कॉशी ऑयलर, ए एन एक्स टू द पावर एन डी एन प्लस ए एन माइनस वन, ये ए एन माइनस वन, सॉरी ये पावर नहीं आएगी यहाँ पे, ए की सब स्क्रिप्ट में आएगा ये ए एन, ठीक है। ये सब ए एन माइनस वन डॉट डॉट ए नोट, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना। ए एन माइनस वन डॉट 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 ए नोट, ये सब क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो कॉशी ऑयलर होती है ये आपकी डी एन माइ एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू डी एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस टू, उतने ही ऑर्डर का डेरिवेटिव प्लस डॉट डॉट कांस्टेंट इंटू वाई पर ऑपरेट होता है इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। ये होती है आपकी कॉशी ऑयलर इक्वेशन। इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं देखो, तो हम यहाँ पर लेट करते हैं x इक्वल्स टू ई टू दी पावर टी, दोनों साइड लॉगरिथम ले लेते हैं तो log t रह जाएगा इस साइड, इधर log ऑफ x इक्वल्स टू टी log e की वैल्यू होती है वन, तो इसको लिख सकते हैं log ऑफ x इक्वल्स टू टी, ठीक है। दोनों साइड लॉगरिथम में अप्लाई करने पर log x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t। अब ये t क्या है, x का फंक्शन है कोई, इस t को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम, तो क्या होगा, अगर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं t विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से आपको डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, log x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, वन अपॉन एक्स, ठीक है। ये इक्वेशन वन आ गई आपकी, ठीक है। इक्वेशन वन तो इसको कंसीडर कर लेते हैं, इसको इक्वेशन टू कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपके पास आई है वन अपॉन एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स, ये लिख सकते हैं, डी टी कैंसिल, ये इक्वल्स टू दिस आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, ठीक है ना। ओके, और डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की है, कितनी आई है डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू वन अपॉन एक्स, तो ये एक टर्म तो ये है डी वाई अपॉन डी टी, और इंटू दूसरा टर्म आपका ये है वन अपॉन एक्स, ठीक है। और तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स को पहले लिख सकते हैं, ये तो दोनों टर्म अलग है ना, ये इस पर ऑपरेट थोड़ा ही हो रहा है, ये पूरा टर्म ही अलग है, ये तो डी अपॉन डी टी वाई पर ऑपरेट हो रहा है, तो वन अपॉन एक्स को हम पहले लिख सकते हैं, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटू डी वाई अपॉन डी टी, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आई है, इसको आप इक्वेशन क्या मान सकते हैं, इक्वेशन थर्ड मान सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, x किधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी, देखो ये कंप्लीट भी किस पर ऑपरेट हो रहा है, y पर, ये भी y पर ऑपरेट हो रहा है, तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम, x डी ओवर डी एक्स, ये जो ऑपरेटर आया है ये डी ओवर डी टी के इक्वल है ना, देखो
ये नहीं कहेंगे कि वाई से वाई कैंसिल आउट हो गया है ना। अब क्योंकि ये कंप्लीट भी क्या हो रहा था, अगर आप ध्यान से देखो, ये एक्स तो मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे कोई नहीं, डी ओवर डी एक्स वाई पर ऑपरेट हो रहा है, डी ओवर डी वाई भी, ये भी वाई पर ही ऑपरेट हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो है इक्वल है दोनों, एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी टी के इक्वल है। क्योंकि अगर इसके सामने कोई भी ऑपरेट, यहाँ पर हम थीटा लगा देते हैं तो दोनों इक्वल आएंगे। हमारा यहाँ पे वाई था, ठीक है। तो अगर ये इक्वल है तो इनके जो ऑपरेटर हैं वो भी इक्वल आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब अगर डी ओवर डी एक्स को आप ध्यान से देखो, डी ओवर डी एक्स किसके इक्वल होता है, कैपिटल डी के ना, एक्स इंटू कैपिटल डी लिख सकते हैं इसको। अब ये टी के रेस्पेक्ट में है तो इसको हम डी वन मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम है कि जो कैपिटल डी होता है वो किसके लिए स्टैंड होता है, डी अपॉन डी एक्स के लिए। और हमने कैपिटल डी वन किसके लिए स्टैंड किया हुआ है, यहाँ पे डी ओवर डी टी को हमने माना है डी वन, ठीक है, इक्वल्स टू डी वन। ये आपको इसकी इक्वेशन 4 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो आपने x इक्वल्स टू ई टू दी पावर टी माना था, डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर यहाँ से एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ये मिला आपको, यानी कि ये दोनों इक्वल आ गए, ऑपरेटर दिस इक्वल्स टू दिस, यहाँ पर भी वाई पर ऑपरेट हो रहा था, ये यहाँ पर भी, तो दिस इक्वल्स टू दिस। अब डी ओवर डी एक्स होता है कैपिटल डी, डी ओवर डी टी को हमने डी वन मान लिया ऑपरेटर, तो एक्स डी इक्वल्स टू डी वन आ गया। अब देखो यहाँ पर एक्स इंटू डी का टर्म होगा कहीं ना कहीं, ये जो कॉशी ऑयलर इक्वेशन है इसमें एक्स का जो मल्टीप्लाई होता है उतने ही ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर का टर्म होगा, एक्स क्यूब डी क्यूब का टर्म होगा यहाँ पे, तो एक्स इंटू डी का भी तो टर्म होगा कहीं ना कहीं। देखो तो हम एक्स इंटू डी को डी वन से रिप्लेस कर देंगे। देखो एक्स आप यहाँ का एलिमिनेट हो गया ना एक तरीके से, इस इक्वेशन में जहाँ पर एक्स इंटू डी होगा उसको हम डी वन से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और x की वैल्यू e टू दी पावर t पुट आउट कर देंगे जहाँ जहाँ पर भी x होगा। अभी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर भी होगा, एक्स क्यूब डी क्यूब भी हो सकता है, एक्स फोर डी फोर भी हो सकता है, उनकी वैल्यू क्या आएगी वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। अभी जस्ट आपके पास x इंटू डी इक्वल्स टू डी वन, आप इसको सेपरेट कर देंगे एक तरीके से। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन किस में थी, ये x और y में थी, है ना, x और y में, तो हम इसको चेंज कर रहे हैं t और y में। अभी देखेंगे, अभी जस्ट ये ध्यान रखो एक्स इंटू डी की वैल्यू डी वन आई है, ठीक है। अब डी वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की वैल्यू देखते हैं। देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू कितना आएगा, इसका मतलब क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स का एक और बार एक्स के ही रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ये होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब, ठीक है। ऑल राइट, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू देखो इक्वेशन 3 से कितनी है ये, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट आउट कर देते हैं, कितनी है, 1 अपॉन एक्स इंटू डी वाई ओवर डी टी। अब डी वाई अपॉन डी टी भी कोई एक्स का फंक्शन होगा और ये भी एक्स का फंक्शन है, तो और इसका हमें डेरिवेटिव करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो 1 अपॉन एक्स एज इट इज़, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, डी ओवर डी एक्स किसका डेरिवेटिव, डी वाई अपॉन डी टी का, ठीक है ना, प्लस इस बार डी वाई ओवर डी टी एज इट इज रहेगा आपका, और 1 अपॉन एक्स का एक्स के ही रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आएगा, माइनस के 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो ये डी वाई अपॉन डी टी, वाई को किसके रेस्पेक्ट में किया आपने, टी के, यहाँ इसको किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के, तो अगर डी ओवर डी टी होता तो ये इजीली डी टू वाई अपॉन डी टू बन जाता। तो इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, डी ओवर डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। देखो डी टी से डी टी कैंसिल, डी ओवर डी एक्स रह जाएगा, तो ये डी ओवर डी एक्स था, इसको आपने क्या लिखा, डी ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स, और डी ओवर डी टी को किस पर ऑपरेट करा दिया, डी वाई अपॉन डी टी पर, इंटू, क्योंकि ये वाई टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, अब ये भी टी के रेस्पेक्ट में है, तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा वाई का विद रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन
dx। ठीक है, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एक सेकेंड, डी वाई अपॉन डी टी आएगा ना यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी टी आएगा। देखो, क्योंकि डी वाई अपॉन डी टी को आप एज इट इज रखेंगे और इसका डिफ्रेंशिएट किया है आपने एक्स के रेस्पेक्ट में, इंटू डी वाई अपॉन डी टी। ठीक है ना। ओके, तो ये जो है ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा। देखो, ये टी के रेस्पेक्ट में, यहाँ भी टी के रेस्पेक्ट में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। ओके, डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी, 1/x। तो डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू भी पुट आउट करते हैं। ये 1/x एज इट इज़, डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू 1/x आ जाएगी, तो 1/x² हो जाएगा। ये हो जाएगा d2y अपॉन डी टी टू। इसको आप लिख सकते हैं d2y अपॉन डी टी टू माइनस के 1/x² इंटू डी वाई अपॉन डी टी। एक्स 1/x² कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, तो इधर आकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा x²। तो इसको लिख सकते हैं x² इंटू d2y अपॉन dx2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d2y अपॉन dt2 आएगा यहाँ पे, d2y अपॉन dt2, t2 है ना, t के रेस्पेक्ट में ना ये, ठीक है, इंटू dt2 माइनस के dy अपॉन dt। ठीक है, अगर आप कैपिटल D को क्या माना है आपने, d अपॉन dx, और d1 आपने किसको कंसीडर किया है, d अपॉन dt। ये सिंबल आप चेंज कर देते हैं यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं x² d² y लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, d1² इंटू वाई माइनस d1y। इसमें आप d1² माइनस d1 इंटू वाई लिख सकते हैं। d1 कॉमन ले लेते हैं, तो d1 माइनस 1 इंटू वाई। देखो, x² d² भी y पर ऑपरेट हो रहा है और ये कंप्लीट भी y पर ऑपरेट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ऑपरेटर है और ये दोनों ऑपरेटर इक्वल होने चाहिए, क्योंकि जब y पर ऑपरेट करने पर इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, x² d² की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, d1 d1 माइनस 1। देखो, जो कॉशी ऑयलर होगी उसमें कहीं ना कहीं x² d² ज़रूर होगा। अगर सेकेंड ऑर्डर है भी है तो इसी फॉर्म में तो आता है उसका टर्म, तो उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, d1 इंटू d1 माइनस 1 से। देखो, इसमें x का कोई टर्म नहीं रहा है, इसके प्रोडक्ट में वेरिएबल कोफिशिएंट नहीं रहा है। जैसे ही x इंटू डी को हमने किससे रिप्लेस किया था, d1 से अगर किया था, x² d² को हमने क्या फाइंड आउट किया, d1 माइनस 1 से। इसी तरह हम फाइंड आउट करते जाएंगे, जैसे ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की मदद से हमने किया है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की मदद से जो हमें मिलेगा, वहाँ पर हमें x³ इंटू d³ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी d1 माइनस 1 इंटू d1 माइनस 2, ये आएगी। x4 d4 की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो कितनी आएगी, d1 माइनस 1 d1 माइनस 2 d1 माइनस 3। इसी तरह x टू दी पावर n dn की वैल्यू किससे रिप्लेस कर देंगे हम, d1 माइनस 1 d1 माइनस 2 डॉट डॉट डॉट। देखो, पावर 4 थी ना, तो लास्ट में क्या माइनस हो रहा है, d1 माइनस के 3। तो इसे हम जनरल करने चाहें 3 को, इसमें जनरलाइज कैसे कर सकते हैं, d1 में से 4 माइनस किया प्लस 1 ऐड किया, तभी तो -3 आएगा। यहाँ पर 3 है तो 2 मिल रहा है आपको, तो यानी कि d1 में से जो लास्ट का टर्म है n माइनस किया जितनी पावर है और उसमें 1 ऐड कर दिया। तो अगर यहाँ पे पावर n है तो जो लास्ट का टर्म होगा वो कितना होगा, d1 माइनस n किया और प्लस 1। ठीक है, तो ये रिप्लेसमेंट करते हैं हम। जब भी आपके पास कॉशी ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी तो स्टार्टिंग में ये हम क्या कंसीडर करेंगे, x इक्वस टू ई टू दी पावर टी, लॉग x इक्वस टू टी लिख लेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट ये लाइन लिखते हैं x इंटू डी। ये तो हमने प्रूफ किया है, ये x इंटू डी d1 कैसे आया है, d1 किसके लिए स्टैंड कर रहा है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है आपको।
ठीक है, D1 किसके लिए स्टैंड करता है और D किसके लिए। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और अच्छे से समझ आएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, बट ये ध्यान रखो आप, इम्पोर्टेंट जो है वो यही है कि x इंटू डी की वैल्यू D1 पुट आउट करते हैं, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू पुट आउट करते हैं D1 इंटू D1 माइनस 1। इसकी वैल्यू ये अगर कहीं पर ये टर्म नज़र आ रहा है तो ये पुट आउट करेंगे, ये पुट आउट करेंगे। इसी तरह जनरल टर्म है कोई तो उसको इससे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन थी यहाँ पे क्या था, कोशी ऑयलर में वेरिएबल कांस्टेंट है। देखो यहाँ पर वेरिएबल आ गया एक्स का फंक्शन, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट कोफिशिएंट आपने पढ़े हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट का सॉल्यूशन आपको मालूम है, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ओके, डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। बेटर समझ आएगी चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सोल्व करना है एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 माइनस 4y इक्वल्स टू 0। तो अब इसको ध्यान से अगर आप देखो, सेकंड डेरिवेटिव में किसकी मल्टीप्लाई है, एक्स स्क्वायर की। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में किसकी मल्टीप्लाई है, एक्स की, और y के साथ कोफिशिएंट है। तो ये कॉशी ऑयलर नज़र आ रही है कि नहीं आपको, डायरेक्ट ये कॉशी ऑयलर इक्वेशन बन रही है आपकी। तो इसको डी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखना चाहो तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर आएगा प्लस एक्स इंटू डी आएगा माइनस के 4 और वाई आ जाएगा बाहर। ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल डी स्टैंड फॉर डी ओवर डी एक्स। ठीक है, आपने इस नोटेशन में चेंज कर ली, यही तो आएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एक्स डी माइनस 4 और वाई सब के बाहर ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, y2 का मतलब होता है d2y अपॉन डी एक्स टू, y1 क्या होता है dy अपॉन डी एक्स। पहले तो ये पुट आउट किया आपने, फिर d की जगह d ओवर डी एक्स की जगह कैपिटल D और y आ गया सबके बाहर इक्वल्स टू 0। अब ये कॉशी ऑयलर साफ साफ नज़र आ रही है अब तो और भी। तो इसमें हम क्या करते हैं, x इक्वल्स टू क्या हम कंसिडर करते हैं e टू दी पावर t। तो यहाँ से log ऑफ x इक्वल्स टू लिख लेंगे हम t। यही काम करना है, जब भी कॉशी ऑयलर इक्वेशन होगी इस फॉर्म में लिख लेना, x इक्वल्स टू ई टू दी पावर t log x इक्वल्स टू t। तो आपको मालूम है कि जो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, d1 माइनस 1। ये ध्यान रहे आप, यहाँ पे d1 किसके लिए स्टैंड होता है, d ओवर डी टी के लिए। अब आप इसको x और t में थी ना ये, सॉरी x और y में थी ना ये, y x पर डिपेंडेंट था। तो अभी हम इसको क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, d1 क्या हो गया यहाँ पे t का फंक्शन है, d ओवर dt है, तो हम इसको t और y में कन्वर्ट कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, x इंटू डी की वैल्यू क्या आती है आपको मालूम है, अगर x इक्वस टू ई टू दी पावर t मानते हैं, इसकी वैल्यू आती थी d1। तो देखो इन दोनों वैल्यू की ज़रूरत है ना यहाँ पे, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू आप क्या पुट आउट करोगे, d1 माइनस 1 प्लस एक्स इंटू डी की वैल्यू कितनी आएगी, d1, तो प्लस के d1 और माइनस 4 एज इट इज़ इंटू वाई, और राइट साइड में तो 0 है ही। तो आपका काम आसान हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि क्यू ऑफ एक्स 0 हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से कितना आएगा, d1 स्क्वायर माइनस d1 प्लस d1 माइनस 4 इंटू वाई इक्वल्स टू 0, और d1 स्क्वायर माइनस 4 ये कैंसिल आउट इंटू वाई इक्वल्स टू 4। अब देखो यहाँ पे ये f ऑफ d1 इंटू वाई इक्वल्स टू 0 की फॉर्म है ना, होमोजीनियस भी है क्योंकि यहाँ पे राइट साइड है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो गई है। इससे क्या फ़ायदा हुआ, x इक्वल्स टू ई टू दी पावर t, और इनको रिप्लेस करके आपको ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बन गई। अब आपको मालूम है इसका जो जनरल सॉल्यूशन आता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल के बराबर आता है। बट ये ध्यान रहे यहाँ पर y किसका फंक्शन है, y यहाँ पर t का फंक्शन है, ये ध्यान रहे, क्योंकि d1 अपॉन डी टी किसके लिए, d1 कैपिटल D1 किसके लिए स्टैंड है, d ओवर dt। तो यहाँ पर t इन्वॉल्व है, x नहीं।
तो जो आंसर आएगा वो टी में आएगा। टी की वैल्यू एंड में ये पुट आउट कर देंगे log x, क्योंकि आप इस इक्वेशन को जैसे ही आपने x इक्वल्स टू e⁻t माना तो x का टर्म तो रहेगा नहीं, क्योंकि हमने x की वैल्यू e⁻t पुट आउट कर दी, और जो d/dx था उसकी जगह भी d/dt आ गया। तो ये जो इक्वेशन थी जब आपने ये सब्स्टिट्यूट किया ये t और y में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन की मदद से। ऑक्सिलरी इक्वेशन कितनी आ जाएगी यहाँ पे? f(d1) इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स d1² - 4 इक्वल्स टू 0। तो d1 जो रूट आएंगे कितने आ जाएंगे? +-2। रूट कैसे हैं? रियल हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा कितना आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e⁻²t। ये ध्यान रखना, x नहीं आएगा, क्योंकि y यहाँ पर किसका फंक्शन है? अब t का। प्लस c2 e⁻² इंटू टी सेकेंड रूट। अब क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल तो 0 हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड में यहाँ पे क्या है? होमोजीनियस है। तो जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो इसी के बराबर आएगा। अब t को कन्वर्ट कर देते हैं। e⁻t आपने क्या माना है? x इक्वल्स टू e⁻t माना है ना, तो e⁻−2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x⁻−2। e⁻2t दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो x² आ जाएगी वैल्यू, प्लस c1 इंटू x²। यही आपका क्या हो जाएगा? जनरल सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये होमोजीनियस है ना, राइट साइड में कितना है? 0। तो जनरल सॉल्यूशन भी आ जाएगा। पर्टिकुलर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0। सॉरी, यहाँ पे आएगा c2 इंटू x²। e⁻−2t की वैल्यू पुट आउट कर दिया आपने और e⁻2t की। ठीक है, एंड में आपने ये t की वैल्यू ज़रूर पुट आउट कर देनी है। ठीक है, तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी ये, तो आपने इसको पहचाना, कॉशी ऑयलर इक्वेशन बन रही थी, और इसको नोटेशन भी एक बार चेंज कर लिए, अब और अच्छी लग रही है देखने में। फिर क्या करते हैं? x इक्वल्स टू e⁻t log लेते हैं दोनों साइड, तो log x इक्वल्स टू t हो जाता है। अब इसको इससे रिप्लेस करते हैं। ये प्रूफ कर चुके हैं हम, ये कि इसके इक्वल कैसे आता है, ये हमने क्या किया यहाँ पे? ये प्रूफ ही किया एक तरीके से। एक्स डी की वैल्यू d1 आ जाती है, x² d² की आ जाती है। इसी तरह हम प्रोसीड करेंगे, ये इस तरीके से प्रोसीड करते रहेंगे तो ये सब वैल्यू ही आएगी आपकी। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखेंगे क्वेश्चन में जब आप करेंगे, दिस इक्वल्स टू ये मानेंगे, इसकी वैल्यू जिसकी भी ज़रूरत है x3d3 होता तो उसकी वैल्यू भी पुट आउट कर देते हैं। इसकी ये सब वैल्यू पुट आउट करने के बाद अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बन गई है ना। d1 ध्यान रखना किसके लिए स्टैंड होता है? d/dt के लिए स्टैंड होता है ये। ठीक है, तो आपने इसको सिंप्लीफाई की, क्योंकि 0 था तो पर्टिकुलर तो आएगा नहीं, तो जनरल सॉल्यूशन किसके बराबर आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के ही बराबर आ जाएगा इसका। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 2, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन x² इंटू dy/dx2 -3x इंटू dy/dx प्लस 4y इक्वल्स टू 0। अब अगर आप इसको पहचानेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में क्या है? x²। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में क्या है? x⁻1, और y का कोफिशिएंट कितना है? कांस्टेंट है y के। ठीक है, तो ये साफ पता चल रहा है आपको, कॉशी ऑयलर इक्वेशन है ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं आप? x इक्वल्स टू, इसको सिम्बॉलिकली चेंज कर लेते हैं। सिम्बॉलिकली इसको हम क्या लिख सकते हैं? x² d² माइनस के 3x कैपिटल D आएगा यहाँ पे, प्लस के 4 रह जाएगा, और y को लिख लेते हैं कम्प्लीटली बाहर। y सब में से आपने बाहर लिखा है, और जहाँ पर d/dx था उसको d/D से रिप्लेस कर दिए। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं हम, राइट साइड में कितना है? 0। तो जैसे ही ये कॉशी ऑयलर इस फॉर्म में नज़र आई आपको, तो x इक्वल्स टू e⁻t एंड t इक्वल्स टू log x आता है लॉगरिथम लेने पर। तो जब ये मानते हैं आप, तो x² d² की वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती है? d1, d1 - 1। x इंटू डी की वैल्यू कितनी होती है? d1।
तो ये रिप्लेस करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 में ये दोनों वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह ये पुट आउट कर देते हैं, ये कितना है d1² माइनस d1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके लिख दी मैंने -3 एक्स इंटू डी की वैल्यू कितनी है d1, 3 एज इट इज़ रहा, एक्स इंटू डी की वैल्यू पुट आउट कर दिया आपने d1 +4 डॉट y इक्वल्स टू 0। तो अब इसको देखो ये क्या कन्वर्ट हो गई, d1² माइनस के 4d1 प्लस के 4 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशेंट हो गई, क्योंकि अब कोफिशेंट कैसे आ गए d1 के, ये ठीक है ना। और यहाँ पर ये ज़रूर लिख देना d1 किसके लिए स्टैंड कर रहा है, d1 स्टैंड फॉर d/dt। अब ये y और t में कन्वर्ट हो गई, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा वो निकाल लेते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन की मदद से, क्योंकि आपको मालूम है इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं जब विद कांस्टेंट कोफिशेंट होता है। ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब है यहाँ पे f ऑफ d1 इक्वल्स टू 0, यानी कि d1² माइनस के 4d1 प्लस के 4 इक्वल्स टू 0। तो d की वैल्यू जो आएगी d1 की 2,2 ही आएगी ना, ये d1 - 2 का होल स्क्वायर बनना था। तो रूट कैसे हैं, रियल भी हैं और इक्वल भी हैं, तो उस केस में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा वो c1 प्लस c2 x नहीं आएगा, t आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये इक्वेशन y और t में है। ठीक है, आपने y और t में कन्वर्ट कर लिया इसको, इक्वेशन को, x की जगह यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल t हो गया। जो गिवन इक्वेशन थी वो y डिपेंडेंट था और x इंडिपेंडेंट था। ठीक है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा पहले t में आएगा, e⁻mx, m की वैल्यू है यहाँ पर 2t। ठीक है, अब t की वैल्यू पुट आउट करते हैं हम, t की वैल्यू कितनी है log ऑफ x, तो ये हो जाएगा c1 प्लस c2, t की वैल्यू पुट आउट कर देते हैं log x, e⁻2t की वैल्यू कितनी आ जाएगी x²। अब क्योंकि राइट साइड में क्या है इसकी 0, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, तो जनरल सॉल्यूशन जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के ही इक्वल आएगा। तो y इक्वल्स टू वाई सी, यानी कि c1 प्लस c2 इंटू लॉग ऑफ x इंटू x²। ये क्या आ गया आपका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन कॉशी ऑयलर इक्वेशन। ठीक है, आई होप आप लोग ये समझ रहे होंगे। ठीक है, ये गिवन थी कॉशी ऑयलर पहचाना, जैसे ही कॉशी ऑयलर है इस फॉर्म में लिख लेंगे उसको, x इक्वल्स टू t को log x मान ले हो जाता है log लेने पर, इसमें इसको इससे रिप्लेस करते हैं, इसको रिप्लेस कर दिया ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो आपकी इक्वेशन बन गई है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसका मालूम है आपको क्या आता है सॉल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड में क्या है ये होमोजीनियस है, इक्वल्स टू 0 है। कॉम्प्लीमेंट्री निकाला एंड यू गॉट द आंसर। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और बेटर समझ आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर है आपका सोल्व x इंटू y3 प्लस y2 इक्वल्स टू 1/x। अब ये डायरेक्ट, तो अगर आप इसको देखोगे ये कॉशी ऑयलर नहीं भाई, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसके मल्टीप्लाई में क्या होना चाहिए था, x³ का टर्म होना था। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसके मल्टीप्लाई में क्या होना था, x² का टर्म होना चाहिए था। तो अगर हम इस कंप्लीट इक्वेशन में x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, क्या ये कन्वर्ट हो पा रही है कॉशी ऑयलर में, मल्टीप्लाई बाय x² बोथ द साइड, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो ये हो जाएगी x³ y3 प्लस x² y2 इक्वल्स टू x² से मल्टीप्लाई करने पर यही तो आएगी। अब इसको ध्यान से देखो, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के कोफिशिएंट क्या है, x³ का टर्म आ गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में x² का टर्म, यही तो कॉशी ऑयलर होती है आपकी, है ना। तो अगर आप इसको सिम्बॉलिकली लिखना चाहो, ये हो जाएगा x3d3 प्लस x²d² इंटू वाई, ठीक है, इक्वल्स टू x। तो आपने पहले क्या किया, y3 का मतलब क्या होता है d3, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव नोटेशन ही तो है ये, ठीक है, और y2 का मतलब होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव
d2y/dx, तो ये पुट आउट किया। फिर आपने d/dx की जगह क्या पुट आउट किया, कैपिटल D। इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है फिर, है ना। तो अब इसको आपने पहचाना, ये क्या बन रही है, कॉशी ऑयलर इक्वेशन बन रही थी, है ना। कॉशी ऑयलर इक्वेशन जैसे ही इस फॉर्म में आपको दिख जाए तो x=e⁻t लेट कर लेते हैं वहाँ पे, लेट x=e⁻t। लॉगरिथम लेने पर दोनों साइड इक्वल टू आ जाता है t। अब क्या करते हैं, x³ d³ की ज़रूरत है, तो आपको मालूम है जब आप ये मानते हो तो x³ d³ की वैल्यू कितनी आती है, d1 -1 एंड d1 -2। x² d² की वैल्यू कितनी आती है आपको मालूम है, अभी आपने प्रूफ भी किया है, d1, d1 -1। और ये भी लिख लेना d1 किसके लिए स्टैंड होता है, क्योंकि कैपिटल D इसके लिए स्टैंड होता है और d/dt के लिए स्टैंड होता है। अब आप इसको होमोजीन उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में, ठीक है। और x की जगह ये t का फंक्शन हो जाएगा, y और t में रह जाता है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट आउट कर देते हैं, वो दोनों, ये भी और ये भी। तो x³ d³ की जगह ये पुट आउट करेंगे, कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, ये d1³ हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। d1² माइनस के 2d² आएगा, है ना, ठीक है। फिर d1 किस में मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ से d1² आएगा, d1 किस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2d1, ये आएगा। इसकी मल्टीप्लाई करने पर x³ d³ की वैल्यू यही तो आएगी, प्लस x² d² की वैल्यू है ये, प्लस d1² माइनस के d1, ठीक है। तो अभी आपने क्या किया, ये दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट आउट कर दी, इनटू y इक्वल्स टू, राइट साइड में x है, x की वैल्यू आपने क्या माना है, e⁻t। तो आपने इस कंप्लीट इक्वेशन को y और t में कन्वर्ट कर लिया है। देखो x को e⁻t माना है ना आपने, तो ये x में नहीं रहना चाहिए, हर टर्म इसका t में इन्वॉल्व रहेगा, और d1 भी d/dt के लिए स्टैंड करता है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा, d1³ d1² कैंसिल, तो माइनस के 2d1², और यहाँ पर कितना है, प्लस के 2d1 है, माइनस के d1, तो प्लस के d1 रह जाएगा, इंटू y इक्वल्स टू e⁻t। अब ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो गई कि नहीं। इसका आपको सोल्व करने का तरीका मालूम ही है, किस फॉर्म में हो गई ये, f(d1) इक्वल्स टू q(t), t का फंक्शन है यहाँ पर, x का फंक्शन ना होकर t का फंक्शन है, ठीक है ना। ऑल राइट, इसको तो पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कितनी हो जाए, क्या होती है, f(d1) इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स d1³ 2d1² प्लस d1 इक्वल्स टू 0। d1 कॉमन ले लेते हैं, और d1² माइनस 2d1 प्लस 1, वो क्या आ जाएगा, d1 - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, इक्वल्स टू 0। तो d1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0, 1, 1 ये आएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, ये तो सिंगल रूट है, तो c1 e⁻0 इंटू टी, ये ध्यान रखना t आएगा, प्लस ये दोनों रूट क्या है आपके, इक्वल हैं, इनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा, c2 प्लस c3t इंटू e⁻1 इंटू टी, यानी कि e⁻t रह जाएगा। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा c1 प्लस c2 प्लस c3t e⁻t। अब t की वैल्यू पुट आउट कर देते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1 प्लस c2 प्लस c3, t की वैल्यू है log ऑफ x, e⁻t की वैल्यू है x, यह आ गया आपका फाइनल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब आप क्या निकालोगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्योंकि e⁻t भी तो है, ओके। तो yp किसके इक्वल होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/f ऑफ
D1 इंटू क्यू ऑफ टी, ये होगा यहाँ पे 1/f(d1) की वैल्यू कितनी है आपकी D1 इंटू D1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं इसको D1 माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ टी है e⁻t। तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है e⁻1/f(d) e⁻x फॉर्म बन रही है। तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो अगर D1 को 1 से रिप्लेस करेंगे तो 1 माइनस 1 0 बनना है। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ये जीरो वाली कौन सी फॉर्म बन रही है, ये बन रही है 1/d माइनस a⁻n इंटू जी ऑफ डी का फंक्शन, ये फॉर्म बन रही है 1/d माइनस a⁻n इंटू जी ऑफ डी e⁻x, जीरो वाली फॉर्म बन रही है ना। देखो अगर यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1, D1 को 1 से रिप्लेस करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ये, तो D माइनस ए, ये फैक्टर भी इन्वॉल्व है और जी ऑफ डी की जगह यहाँ पे D1 ये डी काम कर रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है डायरेक्ट x⁻n/n फैक्टोरियल, और D में a रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि वो तो ज़ीरो नहीं बनेगा, यहाँ पे तो ज़ीरो नहीं बनना है, देखो इस फैक्टर में ज़ीरो बनना है, इंटू e⁻x, ये आता था इसका डायरेक्ट आंसर। तो अगर आप इसको डायरेक्ट लिखना चाहो, a की वैल्यू यहाँ पर हमारे केस में कितनी है 1, और जो n है पावर कितनी है 2, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, और जो g ऑफ D1 का काम कर रहा है वो है D1। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर D1 को 1 पुट आउट करते हैं तो यहाँ D1 की जगह 1 आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा, इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी आती है x⁻n। अब यहाँ पर ये t का फंक्शन है तो t⁻n यानी कि 2/2 फैक्टोरियल जी ऑफ a, यानी कि जी ऑफ 1, D1 की जगह 1 पुट आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, e⁻at एज इट इज़। ठीक है, ये वाली फॉर्म बन रही थी, इस फॉर्म को अप्लाई किया है आपने जस्ट, और कुछ नहीं किया है। ठीक है ना, ये D1 माइनस ए का होल स्क्वायर जी ऑफ D1 e⁻at, ठीक है, तो इसकी वैल्यू t⁻n/n फैक्टोरियल जी ऑफ a, यानी कि a है यहाँ पे 1, e⁻ax यानी कि e⁻at है दैट इज़। तो ये आपका आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, t की वैल्यू पुट आउट कर देते हैं, आप t की वैल्यू पुट आउट कर देते हैं तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आएगा, टी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ log ऑफ x का होल स्क्वायर, t की वैल्यू log ऑफ x है ना अपॉन 2 फैक्टोरियल, e⁻t की वैल्यू है x। जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल का सम। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है आपका ये c1 प्लस c2 प्लस c3 इंटू लॉग ऑफ x इंटू एक्स, प्लस कॉम्प्लीमेंट्री है आपका x/2 फैक्टोरियल इंटू लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका गिवन कॉशी ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी, तो आप अभी तो डायरेक्ट तो ये बन नहीं रही थी कॉशी ऑयलर, अगर आपने इसमें एक्स स्क्वायर से क्या किया मल्टीप्लाई किया तो ये कन्वर्ट हो गई कॉशी ऑयलर में। ठीक है, अब आपको मालूम है ये x=e⁻t, जिसकी जो रिप्लेस कर देते हैं ये D1 वगैरह जो भी करना होता है। अब ये आ गई है लीनियर फॉर्म विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है, इस फॉर्म में आ गई। तो आपने पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट किया है, उसके बाद आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल में ये बन रही थी, आप इसका ध्यान रखना, ये फॉर्म बन रही थी। ठीक है, क्योंकि जब भी 1/fd क्यू ऑफ एक्स होता है तो उसको प्रोसीड करने के लिए हमें क्यू ऑफ एक्स को पहचानना पड़ता है। तो यहाँ पर e⁻ax वाली फॉर्म बन रही थी, अगर a को d से रिप्लेस करते हैं तो 0 बनना था, ये वाली फॉर्म बन रही थी, आपने ये अप्लाई किया है जस्ट। ठीक है, t की वैल्यू एंड में हमने दोबारा से पुट आउट कर दी है और यू गॉट दी आंसर, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल का सम। ठीक है ना, ऑल राइट। एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं ना। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व x² - 3xd
+5 इंटू वाई इक्वल्स टू साइन ऑफ log x। ठीक है, तो अगर आप इसको पहचानो डी स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी प्लस कॉन्स्टेंट कॉशी ऑयलर है ना, ये तो डायरेक्ट सिम्बोलिकली फॉर्म में दी भी हुई है, ये तो डायरेक्ट कॉशी ऑयलर ही है ना। सेकेंड डेरिवेटिव के मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव के मल्टीप्लाई में एक्स प्लस कॉन्स्टेंट टर्म इंटू वाई। ठीक है, तो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू क्या कंसिडर करते हैं, ई टू दी पावर टी। तो टी की वैल्यू हो जाएगी लॉगरिदम लेने पर log ऑफ एक्स। ओके, अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को कन्वर्ट करते हैं किस में, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है d1 d1 माइनस 1। ये भी हम लिख लेंगे, कैपिटल डी स्टैंड फॉर डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर d1 किसके लिए स्टैंड करता है, d ओवर dt के लिए स्टैंड करता है। ठीक है, ये रिप्लेसमेंट करेंगे हम, x इंटू डी को किससे रिप्लेस करते हैं, d1 से। तो अगर आप इसको इक्वेशन 1 माने हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू ये पुट आउट कर देते हैं, d1 स्क्वायर माइनस d1 माइनस 3 एज इट इज एक्स इंटू डी की वैल्यू कितनी है, d1 यानी कि d1 और प्लस 5 इंटू वाई इक्वल्स टू साइन ऑफ log ऑफ एक्स। log ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी में टी। ठीक है, तो अब आपने ये कन्वर्ट कर लिया ये सब्सटीट्यूशन से, ये कितना हो जाएगा, d1 स्क्वायर माइनस के 4d1 प्लस 5 इंटू वाई इक्वल्स टू साइन ऑफ टी। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो गई देखो। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेंगे, किस फॉर्म में हो गई ये आपकी, एफ ऑफ d1 वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ टी। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए आप क्या लिखते हो, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब है एफ ऑफ d1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एफ ऑफ d1 का मतलब है यहाँ पे ये d1 स्क्वायर माइनस 4d1 प्लस 5 d1 स्क्वायर माइनस के 4d1 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो इसको फैक्टराइज करेंगे, कितना आएगा, d1 माइनस 5 d1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो d की 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, -1,5। रूट कैसे हैं, डिस्टिंक्ट भी हैं और रियल भी हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा, c1 e टू दी पावर m1 इंटू टी। ये बहुत ज़रूरी है, t यहाँ पर x मत लिख देना क्योंकि अब ये कन्वर्ट हो गई y और t में, प्लस c2 e टू दी पावर 5t। t की वैल्यू पुट आउट कर देते हैं, e टू दी पावर t है x, तो e टू दी पावर माइनस टी हो जाएगा x टू दी पावर -1। तो ये हो जाएगा c x टू दी पावर -1 c2 e टू दी पावर t कितना है x, e टू दी पावर 5t कितना हो जाएगा, x टू दी पावर 5t। देखो यहाँ दोनों साइड पावर 5 कर देते हैं तो इसकी वैल्यू, दोनों साइड पावर -1 कर देते हैं तो इसकी वैल्यू मिल जाती है आपकी। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया आपके पास। अब आप क्या फाइंड आउट करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल किसके इक्वल होता है, 1/f ऑफ d1 इंटू क्यू ऑफ टी। ठीक है, 1/f ऑफ d1 की वैल्यू पुट आउट कर देते हैं, कितनी है, d1 स्क्वायर माइनस के 4d1 प्लस 5 क्यू ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, साइन टी। तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, साइन ए एक्स की फॉर्म बन रही है ना। तो हमें मालूम है कि ये कौन सी फॉर्म बन रही है, एफ ऑफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स की फॉर्म। ठीक है, ओके, d1 ले लेते हैं, at ले लेते हैं, साइन at की। तो इसमें हम क्या करते हैं, d1 स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं इंटू साइन at। बाय कंपेरिजन a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो जो d1 स्क्वायर है उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर करेंगे 1 ही आ जाएगा। तो जहाँ पर भी d1 स्क्वायर है इसको -1 से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/-,
-1 माइनस 4d1 प्लस 5 इंटू साइन टी। ठीक है ना। ऑल राइट। और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के 4d1 प्लस के 5, यानी कि 4 माइनस 4d1, 4 कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस के d1 ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कितना रहता है ये 4 माइनस 4d1, 4 कॉमन ले लिया आपने इंटू साइन ऑफ टी। अगेन 1/fd साइन ए टी फॉर्म बन रही है, तो हम d1 को रिप्लेस करते हैं, बट स्क्वायर को, सॉरी d1 स्क्वायर को, d1 का स्क्वायर यहाँ पर नहीं है, तो स्क्वायर बनाने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस d1 से, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर। अब ये ऊपर कितना हो जाएगा 1 प्लस d1, और नीचे कितना बन जाएगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा इंटू साइन ऑफ टी। तो d1 स्क्वायर को -1 से रिप्लेस कर देते हैं। अब तो डी स्क्वायर का टर्म आ गया ना यहाँ पे, तो 1 प्लस d1 है, दैट इज 4। 1 माइनस d1 स्क्वायर की जगह -1 पुट आउट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू साइन ऑफ टी। तो ये आ जाएगा 1/8, 1/8 साइन टी को ऑपरेट कर देते हैं, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन टी ही आ जाएगा, प्लस d1 इंटू साइन ऑफ टी। d1 ऑपरेट हो जाएगा किस में, साइन ऑफ टी में। ठीक है, यही आएगा। d1 का मतलब है d/dt, टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, यानी कि साइन टी का टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो दैट मीन्स जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा आपका कितना आएगा 1/8 साइन टी, टी की वैल्यू भी पुट आउट कर देते हैं, टी की वैल्यू है log ऑफ x, स्टार्टिंग में ये आपने देखा, प्लस साइन टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आएगा cos ऑफ टी, और टी की वैल्यू पुट आउट कर देते हैं log ऑफ x। तो ये आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल, और ये था आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये। ठीक है, पर्टिकुलर भी आ गया आपके पास और कॉम्प्लीमेंट्री भी आ गया। तो जनरल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर का सम। कॉम्प्लीमेंट्री है आपके पास x⁻⁻1 प्लस पर्टिकुलर है आपके पास 1/8 साइन ऑफ log x प्लस cos ऑफ log x। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन कॉशी ऑयलर इक्वेशन। ठीक है ना। तो आपके पास क्या था, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ये डायरेक्ट ही देखने से पता चल रहा था कि कॉशी ऑयलर इक्वेशन है। तो कॉशी ऑयलर जब भी बनती है तो x=2e⁻t कंसीडर कर लेते हैं, और ये रिप्लेस हो जाता है इससे। ठीक है ना, ये सब हम कर चुके हैं। ये वैल्यूज़ पुट आउट किस डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो आपकी इक्वेशन कन्वर्ट हो गई है y और t में। अब ये t और y में है, लीनियर बन रही थी, कांस्टेंट कोएफिशिएंट। कॉम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन की मदद से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला। ये ध्यान रहे यहाँ पे t आएगा, बाद में t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्योंकि ये t और y में हो गई इक्वेशन, ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा गलती होती है, c1e⁻−x प्लस c2e⁻5x ऐसे लिख देते हैं स्टूडेंट ज़्यादातर। तो आपको t में ध्यान रखना है, ये t में है इक्वेशन, y t का फंक्शन है यहाँ पर। पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट किया, कौन सी फॉर्म बन रही थी यहाँ पे पर्टिकुलर में, q ऑफ x की, ये पहचाना, सिंप्लीफाई करते गए आपके पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। सोल्व d2y/dx2 प्लस 1/x इंटू dy/dx इक्वल्स टू 12 इंटू log ऑफ x अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप इसको देखो, सेकंड डेरिवेटिव है,
फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ना तो ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है, क्योंकि इसके कोफिशिएंट कितना है, वेरिएबल 1/x हो गया, तो ये कांस्टेंट कोफिशिएंट भी नहीं नज़र आ रहा है आपको, कॉशी ऑयलर भी नहीं नज़र आ रही है। कॉशी ऑयलर में क्या होना चाहिए था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म और इसके मल्टीप्लाई में एक्स का टर्म, बट अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर से इस कंप्लीट इक्वेशन में तो ये कॉशी ऑयलर बन जाएगी ना। तो ये डिफरेंट क्या हो जाएगी, ये एक्स स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसको डी स्क्वायर वाई लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, जहाँ पर डी स्टैंड फॉर डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई की, तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, डी टू अपॉन डी एक्स टू को मैंने लिख दिया डी स्क्वायर वाई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रह जाएगा सिर्फ, और डी वाई अपॉन डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई। ठीक है ना, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रह जाएगा, 12 इंटू लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कॉशी ऑयलर बन रही है कि नहीं है, और सिंप्लीफाई, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एक्स डी इंटू वाई इक्वल्स टू 12 इंटू साइन ऑफ 12 इंटू लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, अब लग रही है ये कॉशी ऑयलर इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, अब जैसे ही आपको कॉशी ऑयलर इक्वेशन नज़र आती है, x इक्वल्स टू ई टू द पावर t और t इक्वल्स टू लॉग ऑफ x, और क्या चेंजेस करते हैं आप इसमें, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की ज़रूरत है, तो आपको मालूम है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर किससे कन्वर्ट हो जाता है, d1 कोमा d1 माइनस 1 से, और x इंटू डी किस में कन्वर्ट हो जाता है, d1 में, वेयर d1 स्टैंड फॉर d ओवर dt। ठीक है ना, तो ये दोनों वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट आउट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, d1 माइनस d1 स्क्वायर माइनस d1 हो जाएगा ये, प्लस एक्स इंटू डी की वैल्यू कितनी है, d1। ठीक है ना, इंटू वाई इक्वल्स टू 12, लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, t। ठीक है, तो d1 से d1 कैंसिल आउट, d1 स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 12t, यही आएगा ना। अब इसको, ये होमोजीनियस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बन गई, और ये सिर्फ d1 स्क्वायर है ना, इसको 2-3 तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। चलो कोई नहीं, ऑक्सिलरी इक्वेशन की मदद से ही कर लेते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कितनी आएगी, ये क्या बन गई अब, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, किस फॉर्म की, एफ ऑफ d1 इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ टी। ऑक्सिलरी इक्वेशन कितनी आती है, एफ ऑफ d1 इक्वल्स टू 0, एफ ऑफ d1 है d1 का स्क्वायर, तो d1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स d1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 0,0। रूट कैसे हैं, रियल हैं और इक्वल भी हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा, c1 प्लस c2 इंटू टी, ये ध्यान रखना, यहाँ पे x मत लिख देना, e टू दी पावर m इंटू टी, 0 इंटू टी, ये आएगा कि नहीं, तो इसको, ये तो 1 हो जाएगा, कितना रह जाएगा, सिर्फ c1 प्लस c2 टी। ठीक है, t की वैल्यू पुट आउट कर देते हैं, t की वैल्यू कितनी है, log ऑफ x, ये देखो c1 प्लस c2 इंटू लॉग ऑफ x, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया आपके पास। अब क्या फाइंड आउट करोगे आप, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, पी आई इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ऑफ d1 इंटू क्यू ऑफ टी, ये होता है ना, 1 अपॉन एफ ऑफ d1 है आपका d1 का स्क्वायर, क्यू ऑफ टी की वैल्यू है 12 इंटू टी। 12 क्या है, कांस्टेंट है, स्टार्टिंग में आ जाएगा, 1 अपॉन d1 का स्क्वायर, 1 अपॉन d1 स्क्वायर मतलब होता है इंटीग्रेशन 2 बार, 1 अपॉन d1 होता है तो एक बार इंटीग्रेशन, d1 स्क्वायर है तो t का 2 बार इंटीग्रेशन, एक बार इंटीग्रेट करोगे कितना आएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2, एक और बार करेंगे तो टी क्यूब अपॉन 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा टी क्यूब अपॉन 6। टी की वैल्यू पुट आउट कर देते हैं, टी की वैल्यू कितनी है, log ऑफ एक्स,
तो log ऑफ x का होल क्यूब, log ऑफ x का होल क्यूब, ठीक है। हाँ, ये इससे कैंसिल आउट होकर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका आंसर, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड करके जनरल सॉल्यूशन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना है, c1 प्लस c2 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स का होल क्यूब, ठीक है। ये क्या आ गया आपके पास, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी, तो ये तो विद कांस्टेंट कोफिशिएंट भी नहीं बन रही थी, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है वेरिएबल है, ना ही कॉशी ऑयलर बन रही थी। बट अब अगर आपने इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई की तो ये कॉशी ऑयलर बन गई, ठीक है। इनका ध्यान रखना, काफ़ी पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस कि जिसमें एक्स क्यूब या एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद कॉशी ऑयलर बनती है, ठीक है। अब आप कॉशी ऑयलर बनते ही आपको मालूम है, इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, इन दोनों टर्म को आपने कन्वर्ट कर लिया जिसकी ज़रूरत होती है, ठीक है ना। फिर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बन गई है। कॉम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट किया, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये पर्टिकुलर, दोनों को ऐड करके आपके पास क्या आ जाता है, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, सोल्व एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई माइनस 3x कैपिटल डी इंटू वाई प्लस 5 इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स, ये है, ठीक है। अब ये तो डायरेक्ट आपको नज़र आ रही होगी, सेकंड डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स का टर्म वाई के साथ कांस्टेंट, तो वाई को बाहर लिख लेते हैं एक बार, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये वाई पर ऑपरेटर है इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स, कॉशी ऑयलर है, डायरेक्ट नज़र आ रहा है आपको, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, कॉशी ऑयलर इक्वेशन है, ठीक है। इसको होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, कॉशी ऑयलर इक्वेशन को होमोजीनियस लीनियर भी बोलते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में लिखा हुआ है देखो, कॉशी ऑयलर इक्वेशन, या फिर इसको क्या पढ़ा जाता है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन भी कह देते हैं इसको, ठीक है। ये ध्यान रखना, होमोजीनियस एंड लीनियर दोनों एक साथ आते हैं यहाँ पे, ऑल राइट, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे ही आपको ये हो नज़र आए तो एक्स इक्वल्स टू ई टू दी पावर टी कंसीडर करते हैं, यहाँ से टी की वैल्यू लिख लेते हैं लॉग ऑफ एक्स, जो कि बाद में काम आएगी। जैसे ये वैल्यू आती है, रिप्लेस करने के बाद एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को आप किससे रिप्लेस करते हैं, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं d1 कोमा d1 माइनस 1 से, एक्स इंटू डी को किससे रिप्लेस करते हैं, d1 से, वेयर d1 स्टैंड फॉर डी ओवर डी टी, ठीक है। कैपिटल डी किसके लिए स्टैंड होता है, डी ओवर डी एक्स के लिए। ये दोनों वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट आउट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू पुट आउट कर देते हैं, कितनी हो जाएगी ये, d1 स्क्वायर माइनस के d1 माइनस 3 एज इट इज़ एक्स इंटू डी की वैल्यू कितनी है, d1 प्लस 5 इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है, ई टू दी पावर टी, तो स्क्वायर की कितनी हो जाएगी, ई टू दी पावर 2t इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स की वैल्यू कितनी है, टी, ठीक है ना। तो ये हमने वाई और टी में कन्वर्ट कर ली कंप्लीट इक्वेशन, तो इसको हम लिख सकते हैं d1 स्क्वायर माइनस 4d1 प्लस 5 इंटू वाई इक्वल्स टू ई टू दी पावर 2t इंटू साइन ऑफ टी, ठीक है। अब इसको पहचानो किस फॉर्म की है ये, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, इस फॉर्म की है। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो उस कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल के इक्वल आता है, कांस्टेंट कोफिशिएंट बन गई ना। अब तो ये तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन
ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, एफ ऑफ डी, यानी कि एफ ऑफ डी वन है यहाँ पे इक्वल्स टू ज़ीरो। दैट मीन्स डी वन स्क्वायर माइनस 4d1 प्लस 5 इक्वल्स टू ज़ीरो, यही आएगा ना। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करते हैं। क्या फैक्टराइज कर पाओगे आप इसको डायरेक्ट? नहीं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे इसके। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी धाराचार्य अप्लाई करते हैं, d1 माइनस बी यानी कि प्लस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर 16 माइनस 20 हो जाएगा, 16 माइनस 20 माइनस के 4 है ना, तो माइनस 4 यानी कि 2 आयोटा। ठीक है, हाँ, अपॉन 2a यानी कि 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितने आ जाएंगे रूट आपके 2 प्लस माइनस आयोटा। किस फॉर्म के हैं? अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा कॉम्प्लेक्स रूट आए हैं, जहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू है 2 और बीटा की वैल्यू है 1। तो जब रूट कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आता है, e टू दी पावर अल्फ़ा एक्स मत लिख देना, क्या आएगा t, क्योंकि अब हमारा जो फंक्शन y है वो t का फंक्शन है, अल्फ़ा t c1 cos ऑफ बीटा x मत लिख देना, बीटा t आएगा, प्लस c2 इंटू साइन ऑफ बीटा x मत लिख देना, बीटा t आएगा। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट आउट कर देते हैं, e टू दी पावर 2t c1 cos ऑफ बीटा कितना है 1, तो t रह जाएगा सिर्फ, प्लस c2 इंटू साइन ऑफ बीटा t यानी कि साइन ऑफ t की वैल्यू पुट आउट कर देते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना जाएगा, e टू दी पावर 2 की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, इंटू c1 cos ऑफ t की वैल्यू कितनी है आपकी, log ऑफ x, प्लस c2 इंटू साइन ऑफ t की वैल्यू कितनी है, log ऑफ x। तो आपने e टू दी पावर 2t की वैल्यू एक्स स्क्वायर आ गई, t की वैल्यू पुट आउट कर दी, तो आपके पास क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब आप क्या फाइंड आउट करोगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पी आई किसके इक्वल होता है, पी आई इक्वल होता है आपका 1/f(d1) इंटू क्यू ऑफ टी। d1 की वैल्यू पुट आउट करते हैं 1/f(d1) यानी कि d1 स्क्वायर माइनस के 4d1 प्लस 5, क्यू ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, e टू दी पावर 2t इंटू साइन ऑफ टी। इसके आगे प्रोसीड करने के लिए हमें क्या है, क्यू ऑफ टी को पहचानना पड़ता है। तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये अपॉन की फॉर्म बन रही है 1/f(d1) e टू दी पावर ए टी इंटू सम फंक्शन ऑफ टी, e टू दी पावर ए एक्स इंटू सम फंक्शन एफ ओ एक्स, यही बन रही है ना फॉर्म, देखो है ना। कर चुके हैं हम ये काफ़ी बार। तो क्यू ऑफ टी ई टू दी पावर ए टी टू सम फंक्शन ऑफ टी ये बनना था। तो इसमें हम कैसे प्रोसीड करते हैं, ई टू दी पावर ए टी तो स्टार्टिंग में आ जाता है, और जो डी होता था यानी कि यहाँ पर कितना है d1, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं d1 प्लस ए से, और ये किस पर ऑपरेट होता है, जो फंक्शन ऑफ एक्स यानी कि फंक्शन ऑफ टी होगा यहाँ पे, यही था ना। तो बाय कंपैरिजन अगर आप देखो जो ए की वैल्यू है वो है 2, और जो फंक्शन ऑफ टी है आपका वो कितना है, साइन ऑफ टी। ठीक है, यही वाली फॉर्म बन रही थी ना आपकी। ऑल राइट, तो इसको प्रोसीड करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो ये कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू ई टू दी पावर 2t आ जाएगा स्टार्टिंग में, 1/d1 को हम किससे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे d1 को किससे रिप्लेस करते हैं, d1 प्लस ए से, d1 इक्वल्स टू किससे रिप्लेस होगा आपका, d1 प्लस ए, दैट मीन्स d1 प्लस 2 से। तो जहाँ पर भी d1 है उसको d1 प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू d1 प्लस 2 प्लस के 5 इंटू साइन ऑफ टी पर ऑपरेट हो जाता है, ये जो फंक्शन ऑफ टी है। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आएगा, ई टू दी पावर 2t 1/, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, d1 का स्क्वायर आएगा यहाँ से, प्लस 4d1 आएगा, माइनस के 4d1 यहाँ पर है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 4 यहाँ से आएगा, माइनस 8 और प्लस 5, माइनस के 3 और प्लस के 4,
4 माइनस 3 यानी कि 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 1/d1² प्लस a² ये रह जाएगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 1/d1² प्लस 1, ठीक है, इंटू साइन ऑफ टी। अब साइन साइन ए टी फॉर्म बनना है। टी की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1, तो d1² को हम -a² यानी कि -1 से रिप्लेस करेंगे तो 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म बन रही है, ये जिसमें 0 बनता है, ये फॉर्म बन रही है ना, 1/d² प्लस a² इंटू साइन ax, ये फॉर्म बन रही है ना। देखो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आपने पढ़ी है स्टार्टिंग में ही, कितनी आती है, x/2a इंटू कोस ऑफ ax, ये वाली फॉर्म बन रही है यहाँ पर, ठीक है। जब हम d² को -a² से रिप्लेस करते हैं 0 वाली, यही फॉर्म बनती है। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट आपको मालूम है, ये आते हैं। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, अकॉर्डिंग टू दिस रूल e⁻²t x/2a, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर t है, तो t/2a, a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1 का स्क्वायर साइन 1 इंटू टी, तो 1 इंटू कोस ऑफ, माइनस क्या आती है, सॉरी हाँ ये भी ध्यान रखना है, माइनस क्या, -x/2a t/2a कोस ऑफ ax यानी कि कोस ऑफ at, a की वैल्यू तो 1 है यहाँ पे यानी कि कोस ऑफ t। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा -t(e⁻²t/2 इंटू कोस ऑफ t। t की वैल्यू पुट आउट कर देते हैं, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आ जाएगा, -t की वैल्यू है log ऑफ t की जो वैल्यू है वो कितनी है, माइनस एज इट इज, ये जो t है, t की वैल्यू है log ऑफ x, e⁻² की वैल्यू आएगी x², उसको स्टार्टिंग में लिख दिया, इंटू कोस ऑफ t, t की वैल्यू कितनी है, log ऑफ x और होल/2, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन आपका क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल का सम। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, x² c1 cos log x, x² c1 इंटू log c1 इंटू कोस ऑफ log x प्लस c2 इंटू साइन ऑफ log x। पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना है, -x² इंटू log ऑफ x इंटू कोस ऑफ log ऑफ x। ये क्या आ गया आपके पास, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी, डायरेक्ट मालूम चल रहा था कि कॉशी ऑयलर इक्वेशन है, ठीक है, कॉशी ऑयलर, ठीक है। सिंबॉलिकली थोड़ी सिंप्लीफाई करके लीजिए। तो जैसे ही आपको कॉशी ऑयलर नज़र आई, x=e⁻t, इसको रिड्यूस करते हैं इसको, तो रिड्यूस करने के बाद आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट में बदल गई है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब आपको मालूम है इस फॉर्म की बन गई, ये आंसर आता है। पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट किया, आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया है ये, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर में जो यूज़ हो रहा था उन सब का यूज़ किया, ठीक है, जहाँ कहीं भी जिस चीज़ की ज़रूरत नज़र आई आपको, ठीक है ना, ये सब। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल भी एंड में टी की वैल्यू ध्यान रखना, यहाँ पे टी, ये टी को मत भूल जाना, यहाँ पे पहले टी आएगा, टी की वैल्यू बाद में रिड्यूस करते हैं एक्स के टर्म में, यहाँ से जो आप ये मानते हो इन दोनों की मदद से। टी है तो log x e⁻t टाइप का नज़र आ रहा है, तो यहाँ से, ठीक है, टी को बाद में रिड्यूस करते हैं, तो जनरल सॉल्यूशन आएगा आपका ये, ठीक है। एज एन असाइनमेंट कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेना है ना। All right, question number 1, solve differential equation x² y2 plus 2xy1 minus 20y equals to x plus 1 का होल स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 2 इज x क्यूब डी क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2xd माइनस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x। क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्स क्यूब d3y अपॉन dx3 प्लस 2x स्क्वायर इंटू d2y अपॉन dx2 प्लस 3x इंटू dy अपॉन dx माइनस 3y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 इज d2y अपॉन dx2 माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 5 एक्स क्यूब डी क्यूब प्लस 3x स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी माइनस 3 इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोग ट्राई कर लेना। तो आपकी जो कॉशी ऑयलर थी किस फॉर्म की होती थी आपकी? कॉशी ऑयलर में जितना ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसके मल्टीप्लाई में उतनी एक्स की पावर होना ज़रूरी है। कांस्टेंट हो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर यहाँ पे n-1 का ऑर्डर है तो उसके मल्टीप्लाई में एक्स की पावर n- होना ज़रूरी है, कांस्टेंट हो कोई नहीं। तो ये होती थी आपकी कॉशी ऑयलर इक्वेशन इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। जैसे ही आपको इस फॉर्म में नज़र आए x इक्वल्स टू ई टू दी पावर t कंसीडर करते हैं, यहाँ से t की वैल्यू log ऑफ x आ जाती है। तो जहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी का टर्म है हो गई, क्योंकि कॉशी ऑयलर में इसी फॉर्म में ज़रूर होती है, तो उसको d1 से रिप्लेस कर देते हैं। d1 का मतलब है यहाँ पे d अपॉन डी टी। ठीक है, और कैपिटल D का मतलब होता है d ओवर डी एक्स। तो ये जो इक्वेशन थी ये वाली, ये y और x में थी। अब इसको हम किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं? y एज ए फंक्शन ऑफ t में, क्योंकि x को आपने t का फंक्शन कंसिडर कर लिया। और अगर कहीं पर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर आएगा तो उसको किससे रिप्लेस करेंगे हम? d1 से। कहीं पर एक्स क्यूब डी क्यूब भी होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो उसको d1 थर्ड ऑर्डर की अगर है d1 - 2 से रिप्लेस करेंगे। अगर कहीं पर x4 d4 फोर्थ ऑर्डर की है तो उसको d1 - 1 d1 - 2 d1 - 3 से रिप्लेस करेंगे, है ना। तो ये रिप्लेस करते जाएंगे आप। तो फिर ये क्या होती है, जो इक्वेशन है कॉशी ऑयलर इक्वेशन है आपकी, ये कन्वर्ट हो जाती है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में, इस फॉर्म में हो जाती है क्यू ऑफ टी। ठीक है, उसके बाद इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल में। ये ध्यान रखना, जब आप ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करोगे फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पहले उसमें टी को मत भूल जाना, क्योंकि वाई यहाँ पर टी का फंक्शन है। पर्टिकुलर में भी टी का ही फंक्शन आएगा पहले, फिर एंड में टी की वैल्यू इन दोनों की मदद से हम सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्या, कॉशी ऑयलर इक्वेशन। ठीक है, और ये असाइनमेंट आप लोग ज़रूर ट्राई कर लेना। ठीक है।